Students, now we are going to start a new chapter, integrals. इसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं. ओके, सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं इसलिए अभी हमें ये इजीली समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है. लेट एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस कनेक्टेड टुगेदर इज सच दैट. किस तरीके से ये दो फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा हमें. ठीक है, एक फंक्शन, दो फंक्शन है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन मिल रहा है हमें. देन एफ ऑफ एक्स, ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स. जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं वो फंक्शन ही जो आंसर होता है उसका इंटीग्रल कहलाता है. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं और इसे ही एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. ठीक है, इसीलिए यहां पर इनवर्स प्रोसेस कहा है क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है वो. अब आप देखिए और समझते हैं इसे. इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स है, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ये कैपिटल सी है कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, लेकिन यहां पर प्लस सी भी है कांस्टेंट और उस केस में भी डिफरेंशिएशन क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, यानी हमें ये प्लस सी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. Therefore, f of x plus c is also an antiderivative of f of x. इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का तो उसके आंसर के साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं. ठीक है, वो देखिए अभी उसको भी समझते हैं. नाउ दैट c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा. C is called constant of integration and it is necessary to write it with the answer, otherwise the answer would be wrong. अब ये C क्यों ऐड करते हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको. आप यहां पहले फोर्थ पॉइंट देख लीजिए. देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. इस तरह से ये सिंबल है इंटीग्रेशन का. और जब कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उस क्वेश्चन को जो लिखने का तरीका होता है, that any question must be written as integration. This is the sign of integration. So integration of f of x, यहाँ पर फंक्शन रहेगा क्वेश्चन, एंड dx. ये dx हमें ये बता रहा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx ये एक साथ है दोनों, और ये क्वेश्चन है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है. इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है मैंने. क्वेश्चन को हम इस तरीके से बता सकते हैं. अब आप देखिए कि किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और उस इंटीग्रेशन के साथ में आंसर के प्लस सी कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं. ठीक है, वो देख लीजिए. जैसे आप समझिए डिफरेंशिएशन में y कैपिटल C is added. आप देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा 2x. d बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की बात करूं तो ये भी हो जाएगा 2x.
मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 की बात करूं तो भी आंसर आएगा 2x। और मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 की तो वो भी हो जाएगा 2x। मीन्स यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ अलग अलग प्लस या माइनस में कितने ही कांस्टेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और उन सबका आंसर एक ही आ रहा है 2x। तो जब हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, मीन्स हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं यहां पर, तो जब इस 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर होगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस 10 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 11 होगा, या कोई और फंक्शन होगा। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये 2x का इंटीग्रेशन हो सकते हैं। इसलिए 2x का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसके साथ इंटीग्रेशन के आंसर के साथ हमेशा हम c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए कुछ टर्म्स हैं जो इंटीग्रेशन के बेसिक्स में आती हैं, वो हमें ध्यान देना है। आप देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इंटीग्रल भी बोल सकते हैं और इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स, अब ये इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स में ये एफ ऑफ एक्स क्या है? सो इसे कहते हैं इंटीग्रैंड। जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड कहते हैं। फिर यहां पर x क्या है? इस फंक्शन में x क्या है? तो x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगर कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन, सो इंटीग्रेट इस वर्ड का मीनिंग होता है फाइंड द इंटीग्रल, मतलब आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें एक और टर्म है इंपॉर्टेंट, वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है कोई भी एनी रियल नंबर c कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, उसको एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह यूज करते हैं हम क्वेश्चन में, और उसे लिखना जरूरी होता है। अब आप देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने के समय काम आएंगे, वो आप देख लीजिए। क्योंकि हम इसे एंटी डेरिवेटिव कह रहे हैं, इंटीग्रेशन को हम क्या कह रहे हैं? एंटी डेरिवेटिव कह रहे हैं। इसका मतलब इसे डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में अगर हम समझेंगे तो हमें फॉर्मूले याद नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इजीली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ये सभी डेरिवेटिव्स हैं और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। यहाँ एंटी डेरिवेटिव, अब यहाँ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स इसलिए कहा है क्योंकि जो इंटीग्रल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये सारे फॉर्मूले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के पढ़ रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उस समय डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल से मीनिंग ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अगर आप डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। और यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं है, यहाँ पर
हम कंप्लीटली पूरी रेंज में हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इसलिए इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब आप देखिए यहां पर डेरिवेटिव्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो x टू द पावर n आएगा। ठीक है, इसीलिए जैसे स्टार्टिंग में अभी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो जब हमने यहां पर बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वहां पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। तो यहां पर देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहां पर n इज नॉट इक्वल टू -1 वाली कंडीशन इसलिए दी हुई है क्योंकि यहाँ अपॉन में n+1 है। अगर आप यहाँ -1 पुट कर देंगे तो वो 0 होकर इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा हमारे पास, इसलिए ये कंडीशन लिखी हुई है। आप देखिए यहाँ सभी जितने भी इंटीग्रल्स हमने निकाले हैं उन सभी में हम प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने अभी समझाया आपको कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हमें पता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। देखिए यहां पर, अब आप यहां पर देखिए इंटीग्रेशन यहां 1 नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आपको कहीं पर इस तरीके से सिर्फ इंटीग्रेशन और dx लिखा हुआ मिले तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि क्योंकि यहां पर कोई फंक्शन नहीं है इसलिए हम इनटू में 1 लिख सकते हैं, और अगर इनटू में 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 है। तो आप इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में अगर याद रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। अभी माइनस साइन यहां पर इसलिए लगा दिया है क्योंकि हम उसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। बाकी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो वही माइनस का साइन हमने यहां लगा दिया है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, वो माइनस साइन हमने यहां लगा दिया है। सो डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। क्यों, क्योंकि हम एंटी डेरिवेटिव, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा। माइनस साइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों इंटीग्रेशन फंक्शन सेम है, तो फिर हम यहां पर इन दोनों में से कौन सा आंसर यूज करेंगे, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहां पर भी हमें क्वेश्चन में इन दोनों में से जिस भी इनवर्स फंक्शन की जरूरत होगी हम वहां पर वो लिख देंगे। अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो हम माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, और हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे। इसी तरीके से टेन और कॉट भी हो जाएगा सेम। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा।
फिर आप देखिए सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी सेम हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन समझ लेंगे। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले को हमें ध्यान से देखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, मतलब ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स से ही होता है, इसलिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स से ही होगा, प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यहां पर मॉड लगाया हुआ है क्योंकि लॉग के साथ माइनस वैल्यू यूज नहीं करते हम, इसलिए यहां पर हमने मॉड लगा दिया है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए जो होता है वो ए टू द पावर एक्स होता है, इसलिए ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 6 dx, आप इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फंक्शन है f ऑफ x और ये dx। दिस dx रिप्रेजेंट दैट वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है, ठीक है। अब आप देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। प्लस सी। सो आप देखिए x टू द पावर n की वैल्यू है 6, इसलिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सो इट विल बी x टू द पावर 6 dx is equal to x to the power 6 plus 1 upon 6 plus 1 plus c। So it will be x to the power 7 upon 7 plus c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पर एक अभी फॉर्मूले में हमने एक फॉर्मूला देखा था। आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, और यहाँ पर मैंने कहा था कि क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1x हो जाएगा। हम देखते हैं ये कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ dx, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हैं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, बिकॉज x टू द पावर 0 1 होता है और वहां dx के इनटू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब हमें फॉर्मूला पता है कि x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो इसी फॉर्मूले से x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, देयरफॉर x प्लस c। तो ये x ऐसे आता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली कहीं भी जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 की बात करते हैं तो उसका आंसर x होता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर 3/4 dx। देखिए इसे कैसे करेंगे। First, we need to shift x to the power 3/4 in the numerator, because हमारे पास x to the power n का फॉर्मूला है, इसलिए आप इसे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x to the power minus 3/4 dx। Now, integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी। सो इट विल बी n की प्लेस पर क्या है -3/4, सो x टू द पावर -3/4 प्लस 1
अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c. So it will be x to the power, देखिए 1/4 अपॉन 1/4 हो जाएगा प्लस c. So it will be 4x to the power 1/4 प्लस c. अब आप एक और क्वेश्चन देखिए. इट इज इंटीग्रेशन 5 to the power x dx. ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी पावर x है. तो आप देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx इज इक्वल टू a to the power x अपॉन log a plus c. So at the place of a we have 5. So integration of 5 to the power x dx is equal to 5 to the power x upon log 5 plus c. ये डायरेक्टली फॉर्मूले से हम आंसर लिख देंगे. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a to the power 3 log x dx. We have to solve this question. So how we will solve it? First we know that n log m is equal to log m to the power n. तो ये n log m जो है ये फर्स्ट हो जाएगा a to the power log x cube dx. पहले तो हम इसे ऐसे चेंज कर देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि a to the power log of f of x अगर होता है तो वो उसकी वैल्यू f of x होती है. डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो. सो आप यहाँ पर देखेंगे a to the power log और f of x की जगह पे फंक्शन है x क्यूब. तो यहाँ पर a to the power log x क्यूब की जो वैल्यू है वो x क्यूब ही हो जाएगी. इसलिए इंटीग्रेशन में इस पूरे फंक्शन की जगह पर सिर्फ x क्यूब dx आ जाएगा. और अगर x क्यूब dx आया है तो आप इसको डायरेक्टली x टू द पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो. सो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 plus c. So it will be x to the power 4 upon 4 plus c. That's all.